हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी रेगुलर बेस पर कर रहे हैं। बच्चों, हमने स्टार्ट किया था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और हमने अपनी एक क्लास में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस किया था। प्रैक्टिकल पॉइंट्स आज हम उसके डिस्कस करेंगे, कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें उन्हें किस तरह से आंसर करना है। चलो बच्चों, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। मैंने जिस पॉइंट पे छोड़ा था आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इलस्ट्रेशन वाली ये वाली आपको नहीं करवाई थी। आज हम इसे डिस्कस करेंगे बच्चों। ये क्योंकि हमारा पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाऊंगा। देन हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको दी हुई है बच्चों एक पासबुक। ये पासबुक क्या होती है? ये पासबुक होती है बच्चों बैंक स्टेटमेंट। हम ये कह सकते हैं कि जो बैंक अपनी बुक्स में जो हमारे अकाउंट बना रहा है उसे बोलते हैं हम पासबुक। पासबुक को का दूसरा नाम क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट। और इसे कौन बनाता है? बैंक बनाता है इसे। ओके, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था बच्चों कि आपको अपनी पासबुक, अपनी खुद की या अपने मम्मी पापा की, आपको पासबुक एक बार देख के जरूर आनी है। आई होप आप देख के आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इस पासबुक में दिया हुआ है कि आपने 4 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाए। देखो बच्चों, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का रियल डिफरेंस मिलेगा आपको आपकी अपनी बुक्स में और बैंक की स्टेटमेंट में। बैंक की स्टेटमेंट में कैश डिपॉजिट की एंट्री ना हो, अगर आपने करवा दिया हो या आपने निकलवा लिया और उसकी एंट्री ना हो, ऐसा तो रेयर टू रेयरेस्ट होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो इमीडिएट पर, इवन बैंक में क्या सिस्टम होता है, जब आप बैंक में जाते हैं, आप कैश निकलवाने के लिए सपोज जाते हैं, आप चेक देते हैं एक बार कैशियर को, कैशियर उसकी एंट्री करता है। देन उस एंट्री को सेकंड पर्सन ऑथराइज करता है। जब वो ऑथराइजेशन हो जाता है, इट मीन आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। बैंक स्टेटमेंट में कैश विड्रॉल की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप अपनी कैश बुक में एंट्री करना भूल गए हो, क्योंकि आपकी कैश बुक तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। आप उसमें कुछ भी एंट्री करो ना करो, ज़्यादा करो कम करो, ओवरकास्ट करो अंडरकास्ट करो, वो सब आपकी मर्जी है, आपकी मिस्टेक है। आपने डिपॉजिट करवाए बैंक में 4 लाख रुपीज। चलिए, अब नीचे हमें दी हुई है इसके साथ ही कैश बुक। क्या कैश बुक में एंट्री हो गई है? हाँ जी, हो गई है। तो हम इसके सामने टिक करेंगे यस। ओके, ठीक है, 4 लाख रुपए हमने डिपॉजिट करवाए, कैश बुक में भी एंट्री है और आपकी पासबुक में भी एंट्री है। चलिए अब दूसरी देखते हैं। हमने किसी फर्नीचर डीलर्स लिमिटेड को 60,000 रुपए का चेक दिया है। क्या हम इस कैश बुक में इसकी एंट्री की है? बिल्कुल की है बच्चों। ये देखिए, जो एंट्री का डिफरेंस नहीं है उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है। चलिए दोबारा से देखते हैं, इसको भी मैं कर देता हूं। ओके, उसके बाद कहते हैं किसी दास एंड कंपनी को भी आपने 1,25,000 का कोई चेक दिया है। चलिए चेक करते हैं क्या उसने प्रेजेंट कर दिया है। दास एंड कंपनी का भी चेक क्लियर हो चुका है। ये देखिए, ये रहा दास एंड कंपनी का चेक, ये आपका क्लियर हो चुका है। बच्चों, जो पॉइंट डिफरेंस के है ही नहीं, हम उन्हें क्यों डिस्कस करें? जब बैंक बुक में भी आ गए और पासबुक में भी आ गए और कैश बुक में भी आ गई, ये जो बातें वो हम क्यों फालतू में डिस्कस करेंगे उनको। उसके बाद आता है बच्चों कि हमें किसी जे जॉनसन एंड कंपनी से चेक मिला है 35,000 का और वो हमारे अकाउंट में हो चुका है क्रेडिट। डेफिनेटली आपकी कैश बुक में भी मिलेगा आपको डेबिट, क्योंकि वहाँ पे क्रेडिट जो होता है वो यहाँ पे होता है डेबिट। तो इसका मतलब ये एंट्री इस एंट्री का भी कोई डिफरेंस नहीं है। देखो बच्चों, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि पासबुक भी दे रखी है और कैश बुक भी दे रखी है। बहुत रेयर क्वेश्चन है ऐसे। आपको एक पर्टिकुलर बैलेंस दिया हुआ, चाहे वो कैश बुक का हो चाहे वो पासबुक का हो, कुछ आपको एंट्रीज बताई गई होंगी कि कोई चेक इशू किया है आपने, या आपको चेक मिला है, आपने प्रेजेंट नहीं किया है, आपने कोई एरर की है, बैंक ने कोई खर्चे लगाए हैं। इस तरह की आपको कुछ ढेर सारी 8-10 एंट्रीज मिलेंगी और लास्ट में आपको बताना होगा कि बैलेंस पर कैश बुक क्या होगा या बैलेंसेस पर पासबुक क्या होगा। या फिर हो सकता है दोनों बैलेंस दे रखे हो तो आपको रिकनसाइल। वैसे दोनों बैलेंस कभी दिए नहीं होते। आपको रिकनसिलेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा पासबुक में इतना बैलेंस तो बताइए कैश बुक में कितना होगा, हमारा कैश बुक में इतना बैलेंस तो बताइए पासबुक में क्या बैलेंस होगा। चलिए, उसके बाद कहता है जी रॉय एंड जेम्स, ये बैंक की पासबुक है बच्चों। रॉय एंड जेम्स को हमने चेक दिया है 1 लाख रुपए का। क्या ये चेक
प्रेजेंट हो चुका है जी, बिल्कुल प्रेजेंट हो चुका है, इसको भी आप कर दीजिए ओके। ये भी हो चुकी है और आपकी ये भी हो चुकी है। उसके बाद आता है बी बब्लू एंड कंपनी को ने कोई आपको चेक दिया 76 का, क्या हमारी बुक्स में आ चुका है जी, बिल्कुल आ चुका है, इसको भी आप कर दीजिए ओके। इसको भी मैंने कर दिया ओके। आपने बैंक से 30,000 रुपीज निकाले, क्या एंट्री हुई होगी? हाँ बैंक में तो हुई होगी ना बच्चों। और सॉरी आपने डिपॉजिट करवाई है 30,000, मैंने गलती से बोले निकालनी, ये कैश आपको बच्चों कैश डिपॉजिट करवाया है, मुझे पीछे वाला दिख गया जैसे 30,000 रुपीज आपने करवाया है डिपॉजिट, ये आगे है, इसको भी करते हैं ओके। उसके बाद आता है बच्चों कि आपने 50,000 रुपीज बैंक से निकाला है, इसकी भी एंट्री डेफिनेट मिलनी चाहिए हमें। हाँ जी बिल्कुल है, 50,000 रुपीज आपने निकाल लिए हैं, ये रहे आपके 50,000 रुपीज, अभी तक तो कोई डिफरेंस आया भी नहीं है। उसके बाद आता है जे राय एंड ब्रदर्स चेक, मतलब क्या है, कोई चेक हमें मिला है, हमारे बैंक में डिपॉजिट करवाया है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, तो क्या हमने उसकी कैश बुक में एंट्री कर चुके हैं हम? ये रहा डेबिट में मिला ना, ये रहा जे ब्रदर्स एंड कंपनी 43,000। इसका मतलब अभी तक बच्चों हमें एक भी डिफरेंस नहीं मिला, हमने इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स पढ़ ली, कोई बात नहीं। द प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस 25,000, हम बैंक ने कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे हमारी पेमेंट की है प्रीमियम की 25,000। मैं इसमें बारे से नहीं लिखता, मैं कलर दूसरा यूज कर रहा हूँ सो दैट कि आपको पता चल जाए अब, क्योंकि डिफरेंस आने वाले हैं हमारे। सो बैंक ने क्या किया बच्चों, 25,000 कोई प्रीमियम पे किया है आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे। हम जब यहाँ गए हमें दिखा अरे अरे पे कोई भी एंट्री नहीं है 25,000 रुपये की। सो ये हमारा हो गया बच्चों डिफरेंस नंबर 1, ये डिफरेंस नंबर 1 आ चुका है, इसे हमें कंसिडर करना है। बैंक ने कोई चार्जेस लगाए हैं बच्चों 1,000 रुपीज के, क्या इसमें है आपके क्रेडिट में? कहीं भी नहीं है, तो ये बच्चों आ गया आपका डिफरेंस नंबर 2, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद आता है बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है आपके बिहाफ पे, क्या डेबिट पे कोई 20,000 की एंट्री है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आ गया आपका बच्चों डिफरेंस नंबर 3, मतलब ये लास्ट वाले तीनों ही है आपके डिफरेंस। चलिए पासबुक तो हमने चेक कर ली, क्या कैशबुक में कोई डिफरेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, चलिए देखते हैं। हमारी ये एंट्री टिक हो चुकी, ये हो चुकी, ये हो चुकी, ये भी हो चुकी, ये भी हो चुकी। मोहन एंड कंपनी से हमें 1,00,000 रुपए का 1,05,000 रुपए का चेक मिला है, हमने हो सकता है बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया हो, लेकिन हमें अभी तक उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो ये आ गया जी डिफरेंस नंबर 4 आपका। उसके बाद है बच्चों एन नंदी एंड सन्स, उससे भी आपको 34,000 का कोई चेक रिसीव हुआ है। सपोज आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया है नहीं करवाया पता नहीं है हमें, लेकिन ये बैंक की पासबुक में शो नहीं हो रहा, तो ये डिफरेंस नंबर आपका आ गया 5। इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा है कि के नागपाल एंड कंपनी को आपने 73,000 का चेक इशू कर दिया है, लेकिन अभी तक ये बैंक में आपके प्रेजेंट नहीं हुआ है, ये आ गया है डिफरेंस नंबर 6। और इसी तरह से बी बब्लू एंड कंपनी को भी आपने 78,000 का चेक दिया है, जो कि आपकी अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, ये आ गया है बच्चों आपका डिफरेंस नंबर 7। तो हमें कैश बुक और पासबुक देखने से डिफरेंसेस पता चले हैं 7, टोटल 7 डिफरेंसेस हमें पता चले हैं। हमारा बैलेंस आ रहा है एज पर, जो बैंक स्टेटमेंट हमारा बैलेंस आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 2,43,000। अभी ये क्रेडिट है, आगे हम करेंगे जब ये डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, फिलहाल ये क्रेडिट है। 2,43,000 का हमारा डिफरेंस आ रहा है बच्चों बैंक में, ओके। उसके बाद हम देखेंगे जब हम अपनी बुक्स को चेक कर रहे हैं, तो हमारी अपनी बुक्स में बैलेंस कितना आ रहा है 2,37,000 बच्चों। डिफरेंस है तो मतलब दूरियां हैं तो मतलब दूरियों को कम करना है हमने, और इसके लिए हमें क्या मिलेगा? मन की शांति और 10 मार्क्स। चलिए करना शुरू करते हैं हम। हाँ जी, तो मैं अब लिखना शुरू करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या लिखूं बच्चों, मैं बैंक का बैलेंस उठा लूं कि बैंक के अंदर हमारा इतना बैलेंस है और कैश बुक में इतना बैलेंस है, मैं उसको रिकनसाइल करूं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही बैलेंस है, हम किसी भी तरफ से जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगा कि बैलेंस मेरा क्या है एज पर पासबुक। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। इसमें मैंने लिखा बैलेंस कितना है मेरा एज पर पासबुक।
मेरा बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है बच्चों 2,43,000। ओके, अब मैं इसमें करूंगा कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें मैं करूंगा इसमें लेस। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर कैश। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या था, हम देखेंगे बच्चों। हमारा फर्स्ट डिफरेंस था कि प्रीमियम पे किया है बैंक ने 25,000 का, और आपने उसकी एंट्री नहीं की है अपनी बुक्स में। बैंक में वो बैलेंस क्या हुआ है, आप देखिए कि आपने क्या उठाया। सबसे पहले आपको दो चीजों पे, मतलब ये एनालिसिस है बच्चों आपके प्योर, कि आपने कौन सा बैलेंस देखा है फिलहाल, शुरुआत कहां से की है, बैलेंस एज पर पासबुक से। आपको जाना कहां है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बैंक में ऐसी कौन कौन सी एंट्रीज है जो बैंक ने तो कर दी लेकिन आपने नहीं की। अब क्योंकि आपको एज पर कैश बुक आना है तो आपको उन एंट्रीज का इफेक्ट करना होगा रिमूव। मतलब सिंपली मैं बात कहूं कि बैंक में तो एंट्री हो गई है यार, कैश बुक में नहीं हुई है, तो जो एंट्री एक्स्ट्रा हुई है उनका इफेक्ट खत्म कर दो। अब बैंक ने 25,000 की पेमेंट कर दी। ओके, बैंक ने आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे 25,000 रुपीज की पेमेंट की है। क्या ये एंट्री आपकी कैश बुक में आई है, नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब बैंक ने अगर 25,000 घटा रखे हैं, उसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक रिवर्स ट्रांजेक्शन। रिवर्स ट्रांजेक्शन क्या करनी होगी, बैंक ने घटाया मैं वापस ऐड कर दूंगा। यही होगा ना बच्चों, कि अगर किसी एंट्री का इफेक्ट नील करना है, अगर मैंने किसी को 50 रुपए दिए हैं, वो एंट्री कब खत्म होगी, जब वो मुझे वापस 50 रुपए दे देगा। तो बैंक ने 25,000 की पेमेंट की है, तो उसका इफेक्ट नील कैसे होगा, उस बैंक ने घटाया मैं वापस ऐड कर दूंगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होगा, ऐड। मैंने ऐड क्या किया बच्चों, प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड क्यों मैंने इसको ऐड किया है, क्योंकि पासबुक में ये बैलेंस घट चुका है, जबकि मेरे को कौन सा बैलेंस चेक करना है, मुझे कैश बुक का बैलेंस चेक करना है। तो ये 25,000 रुपीज मैं करूंगा ऐड। चलिए, अब फिर से हम जाते हैं अपने दूसरे डिफरेंस पे। हमारा डिफरेंस नंबर 1 हमने कर लिया है टैकल। चलिए, सेकंड डिफरेंस, बैंक चार्जेस 1,000 रुपीज। अब बैंक चार्जेस 1,000 रुपये बैंक ने लगा चुका है, हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, बैंक घटा चुका है। हमें करना है इफेक्ट नील, किस चीज का, बैंक में हुई ट्रांजेक्शन्स का। क्यों नील करना है, क्योंकि हमें जाना है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चलिए, अब ये इसका भी हम इसी तरह से डील करेंगे जैसे 25,000 को डील किया है। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब क्योंकि बैलेंस बैंक ने घटा दिया ना बच्चों, तो मैं वापस ऐड कर दूंगा, ये लो भाई हमारे कैश में बैलेंस आ जाएगा। चलिए, हमने पॉइंट नंबर 2 भी देख चुके हैं हम, ये हमारा हो गया है पॉइंट नंबर 2। उसके बाद आता है बच्चों पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना, 25,000। क्या ये 25,000 कैश में आपके एंट्री हो चुकी है, नहीं हो चुकी, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो बैंक ने क्या कर दिया है, आपका बैलेंस बढ़ा दिया है, बैलेंस इंक्रीज कर दिया है। इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बैंक का बैलेंस कम करेंगे। बैंक का बैलेंस कम कैसे होगा, माइनस, क्योंकि हम किस चीज को लेके चल रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड, इंटरेस्ट डायरेक्टली कलेक्टेड। कितना इंटरेस्ट था बच्चों, 20,000 रुपीज, ये मैंने कर दिए वापस लेस। अब देखिए बच्चों, बैंक में जो ट्रांजेक्शन थी एक्स्ट्रा, जो कैश बुक में नहीं थी, मैंने वो सारी डील कर ली। क्या हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा, नहीं। ये तो मैंने उन ट्रांजेक्शन्स को डील किया है जो आपकी पासबुक में एक्स्ट्रा थी, मैंने उनको नलीफाई कर दिया। अब क्योंकि मैं पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ और मुझे कहाँ पे चलना है, कैश बुक में। अगर मान लो कैश बुक में और कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन नहीं थी तो मेरा बैलेंस मैच कर जाता, लेकिन हमने देखा था कि 4 ट्रांजेक्शंस कैश बुक में भी आपकी ऐसी थी जो कि पासबुक में नहीं थी, तो इफेक्ट तो उनका भी देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कैश बुक पे चेक करते हैं। हमने देखा, अब हमने ये बैलेंस 237 कैसे निकाला है, ये देखिए, ये जो 237 का बैलेंस है हमने कैसे निकाला है, हमने ये 4 ट्रांजेक्शन्स को भी डील किया ना साथ में, तो हमें इनको भी इफेक्ट, इनको नलीफाई करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात।
मैं इनका, अच्छा आप कह सकते हो कि ये 237 विथ तो एडलेस हो चुकी है, पहले हो चुकी हैं, लेकिन क्या मैं कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ? नहीं, मैं पासबुक का बैलेंस लेके चल रहा हूँ। पासबुक में आपका जो बैलेंस है उससे टैली करना है ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या पासबुक में एंट्री हुई है, क्या पासबुक में इन जो हम चार्ट रजिस्टर डील करेंगे अभी, क्या उनकी पासबुक में एंट्री हुई है? अगर नहीं हुई है तो उनका भी इफेक्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया है बच्चों कि एम मोहन एंड कंपनी से हमें 1,05,000 रुपए का कोई चेक मिला है। हमने हो सकता है बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया हो, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं आया है। इसी तरह से एन नंदी एंड सन से भी हमें 34,000 का चेक मिला है। दोनों एक जैसी ट्रांजेक्शन में एक साथ डील कर रहा हूँ। हमें दो चेक मिले, एक 1,05,000 का, एक 34,000 का, और हमने अपनी बुक्स में कर लिया है एंटर। पासबुक में तो एंट्री नहीं है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पासबुक में अगर एंट्री करूंगा तभी तो मेरा ये बैलेंस मिलेगा ना। अगर पासबुक में एंट्री नहीं करूंगा तो मैं पासबुक के बैलेंस को 237 पे कैसे लेके आऊंगा? अगर मान लो, अच्छा ये बैलेंस मेरा 237 कब मैच कर जाता, जब ये एम मोहन एंड कंपनी वाला 1,05,000 का चेक और एन नंदी एंड सन्स का 34,000 वाला चेक, 34,000 वाला चेक बैंक ने एंटर कर लिया होता, फिर मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करता। सो क्या होना था बच्चों, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होना था, मतलब बैंक को दिखाना था, बैंक ने नहीं दिखाया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। सो चेक डिपॉजिटेड नोट क्रेडिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, थोड़ी जगह हमें बच्चों। तो एक तो हमारा चेक था कितनी अमाउंट की बच्चों, 1,05,000 और 34,000। तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये 1,05,000 और 34,000, ये दो चेक थे आपके, आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, पैसा आपको नहीं मिला। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसी तरह से आपके दो चेक हैं, आपने इशू कर दिए हैं लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। अब आपने 237 बैलेंस कैसे निकाला, इन दोनों चेक्स को माइनस करके। क्या बैंक में माइनस होने चाहिए थे? बिल्कुल। अब बैंक ने माइनस नहीं किए इसलिए तो डिफरेंस आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, बैंक में माइनस कर देंगे। सो नीचे लिख लेते हैं हम, आ गया अभी पॉइंटर आ गया, ये हाँ जी, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड। कितने कितने रुपए के चेक थे आपके? वो चेक थे बच्चों आपके 73 एंड 78,000 के। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक तो जी 73,000 का हमने चेक इशू कर दिया था, उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, एक 78 का चेक इशू किया था, उसका डिफरेंस आ रहा है। तो आई होप हमने 7 की 7 ट्रांजेक्शन डील कर ली है। अब हमारा हम चेक करते हैं बैलेंस। हमारा ये बैलेंस कौन सा होना चाहिए, बैलेंस एज पर कैश बुक। चलिए हम चेक करते हैं कि हमारा सही आ रहा है। हमने देखा 2,40,000 था बैंक का बैलेंस, 25,000 इसमें ऐड किया, 1,000 ऐड किया, 1,05,000 ऐड किया, और इसमें ऐड किया 34,000। उसके बाद हमने डिडक्ट किया इसमें से 20,000, देन डिडक्ट किया 73,000, देन डिडक्ट किया 78,000, और ये हमारा बैलेंस आ गया बच्चों, ये आ गया है 2,37,000। यहाँ से लेके हम बच्चों पहुँच गए हैं यहाँ, लाइन सीधी नहीं है यार, बहुत ही गलत बात है, दोबारा बनाते हैं। हमने यहाँ से शुरू की अपनी जर्नी और हम पहुँच गए हैं यहाँ 2,37,000। आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। चलिए जी, ठीक है, ये आगे इन्होंने इलस्ट्रेशन कुछ सॉल्व करके दिखाई है, इनका तरीका थोड़ा सा अलग है हमसे, हम इसको डील नहीं कर रहे। Again, the प्रोसीजर फॉर रिकनसाइलिंग द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक।
तो क्या हम वो एडलेस याद कर लें कि क्या चीज़ ऐड होंगी, क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट होंगी? क्या हम सारी याद कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये जो ऐड होता है, लेस होता है, जब तक अपने माइंड में करना नहीं सीखेंगे ये क्वेश्चन कभी भी ठीक नहीं हो सकता आपका एग्जाम में। गलत हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं रटना, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आपका बैलेंस हो गया मैच। क्योंकि वहां पर आपको रिकनसाइल करने के लिए दोनों बैलेंस नहीं दिए होते, आपके पास सिर्फ एक बैलेंस होता है, दूसरा बैलेंस आपको निकाल के इंडिपेंडेंटली छोड़ के आना होता है कि हाँ हमारा ये बैलेंस होना चाहिए। अगर आपने एक आइटम एडलेस कर दी गलत, तो बच्चों आपके मार्क्स मतलब काफ़ी मतलब हैम्पर हो सकते हैं, इम्पेयर हो सकते हैं। सो आपको कुछ एडलेस याद नहीं करना, आपको एनालिसिस करना सीखना है कि ये कैसे होगा। सो प्रोसीजर फॉर रिकनसाइलिंग द कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक। अगर कैश बुक बैलेंस को आपको पासबुक बैलेंस से मैच करना है तो क्या करेंगे? या तो पासबुक के बैलेंस से शुरू करेंगे या कैश बुक के बैलेंस से शुरू करेंगे। अच्छा, जो अब मैंने क्वेश्चन किया है ये वाला, क्या ये मैं कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर सकता था? हाँ कर सकता था। अगर मैं कैश बुक के बैलेंस से शुरू करता, तो बच्चों मैं यहीं पे डील कर रहा हूँ, अगर मैं कैश बुक के बैलेंस से शुरू करता तो क्या होता मेरा बैलेंस? मेरा बैलेंस होता 2,37,000। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक और सेक्शन बना के। मैंने लिखा कि कैश बुक का मेरा बैलेंस कितना है। कैश बुक में बैलेंस कितना है बच्चों? मेरा था 2,37,000। अब मुझे कहाँ पे जाना है? पासबुक के बैलेंस पे। तो मैं क्या करूंगा? मैं उन एंट्रीज को नलीफाई कर दूंगा जो मेरी कैश बुक में हुई है, क्योंकि मुझे कैश बुक की एक्स्ट्रा एंट्रीज को ही तो डील करके पासबुक में जाऊंगा ना मैं। तो अब देखिए कैश बुक में कौन सी ऐसी एंट्रीज है जो होने से रह गई है या एक्स्ट्रा हो गई है इन कंपैरिजन टू पासबुक। तो इफेक्ट तो बच्चों वही 7 एंट्रीज का रहेगा जो हमने अभी पढ़ी, इन्हीं 7 का रहेगा। चलो मैं एक एक डील करता हूं। सबसे पहले बैंक ने प्रीमियम पे किया है जी 25,000 रुपए का, तो क्या आपकी कैश बुक में घट गया? नहीं घटा। अब मैंने क्या कहा, हमने उन एंट्रीज को नलीफाई करना है जो पासबुक में तो हो गई है लेकिन कैश बुक में नहीं हुई है, या पासबुक में नहीं हुई है कैश बुक में हो गई है, तो मतलब डिफरेंस आ गया है, हमें उनको नलीफाई करना है। अब बैंक ने प्रीमियम दिया और माइनस कर दिया, लेकिन आपने माइनस नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? उसको माइनस कर दोगे। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ बच्चों, ये आपने 25,000 माइनस किया। इसी तरह से बैंक ने इंटरेस्ट माइनस किया था, आपने नहीं कर रखा, आप घटा दो। इसका मतलब क्या हुआ यार? कैश बुक से बैंक की बुक पे जाना तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है? जो बैंक ने ट्रांजेक्शन कर रखी और आपने नहीं कर रखी वो कर दो, और जो कैश बुक में आपने ट्रांजेक्शन कर रखी और बैंक ने नहीं कर रखी वो हटा दो। सिंपल सी बात है। सो बैंक ने 25,000 स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे पेमेंट की है, तो आप बैलेंस कम करो। ये 1,000 रुपीज इंटरेस्ट दिया, ये भी कम करो। बैंक ने आपके भी पे 20,000 का इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, तो एंट्री कर लो उसकी, क्या दिक्कत है? 20,000 ऐड कर लो, ठीक है। फिर आप आए कैश बुक में। कैश बुक में आपको 1,05,000 रुपए का और 2 चेक थे ना हमारे, 1,05,000 का और 34,000 का 2 चेक मिले हुए हैं। क्या बैंक ने एंट्री कर रखी है? नहीं कर रखी, तो घटा दो वापिस। क्यों रख रखे हैं उनको? माइनस आपको 2 चेक मिले हैं 1,05,000 34,000 के, आपने ऐड कर रखा है, लेकिन बैंक ने तो नहीं किया ना ऐड। हमें बैलेंस कौन सा निकालना है? बैंक का निकालना है, तो घटाओ वापस ये 1,05,000 और 34,000। इसी तरह से 2 चेक आपने इशू किए और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपने तो बैलेंस कम कर लिया लेकिन बैंक ने नहीं किया। हमें क्या देखना है? बैंक का बैलेंस। हम क्योंकि हमें किस पे जाना है? बैंक के बैलेंस पे। तो आप क्या करोगे? 73,000 को वापस ऐड कर लो जो आपने कम कर रखा है, 73,000 और प्लस में 78,000। अब इसका बैलेंस मिलाओ, क्या सही आ रहा है? अगर हमारे कंसेप्ट सही है तो बच्चों सही आएगा, अगर हमारे कंसेप्ट वीक है तो फिर तो कहाँ से क्वेश्चन आंसर सही हो जाएंगे हमारे। -1,000 प्लस 20,000 माइनस 1,05,000 माइनस 34,000 प्लस में 73,000 और प्लस में 78,000, 2,43,000। पॉइंटर कहाँ गायब हो जाते हैं यार मेरा? 2,43,000। बच्चों बैलेंस क्या था हमारा पासबुक के हिसाब से? 243। देखो यार, किसी भी तरह से मिला लो ना, चाहे कैश बुक से लेके पासबुक पे चले जाओ या पासबुक से लेके कैश बुक पे चले जाओ। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। मैं आज आपको एक ही इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, इसको बिल्कुल डीपली करना, जैसे मैंने किया इसको आप भी वैसे ही करना, दोनों तरह से करके देखना। अभी है ना, मेरा आंसर मत चेक करना ना, आप अपने इंस्टीट्यूट की बुक में चेक करना। आप ये क्वेश्चन उठाओ, खुद करके देखो,
फिर देखो आपकी गलती कहाँ हुई है। आपकी जो गलती हुई है जेन्युइनली यार, मेरे को आपके पास मेरी फेसबुक आईडी है, मेरा कुछ बच्चों के पास तो मैसेंजर पे भी मुझे मैसेज करते हैं, और कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर है जिनके पास। आप यार किसी भी तरह से मेरे को बताओ कि आपकी कौन सा पॉइंट गलत था, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, इन पॉइंट्स को एक बार रट लिया मतलब चैप्टर खत्म है। और 10 मार्क्स का आपका ये चैप्टर एग्जाम में स्कोर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, 10 मार्क्स बहुत हो जाते हैं। और सीए फाउंडेशन के लेवल मतलब सीए अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप सीए नहीं कर रहे, आप कोई और किसी क्लास के लिए मेरा वीडियोस देख रहे हो, जैसे आई थिंक बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर है, +1 में भी ये चैप्टर है, बीबीए में भी ये चैप्टर है। सो आप किसी भी क्लास किसी भी लेवल के लिए आप ये वीडियोस देख रहे हो, ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको किसी भी सोर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, रिवाइज कीजिएगा। मैं आज की क्लास छोटी रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस फिर से करेंगे, कुछ नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।